बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं शहर की बड़ी खबर के हवाले से। मौत नहीं हुई। कोरोना के घुटनज़दा माहौल में ठंडी हवा का झोंका। कोरोना की दूसरी लहर है और पहली मर्तबा 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई। जी हाँ, अच्छी खबर सामने आ चुकी है। पहली मर्तबा 24 घंटों के दौरान कोई भी मौत वाकया नहीं हुई है। कोरोना वायरस की वजह से कोरोना के घुटनज़दा माहौल में ठंडी हवा का झोंका है और कोरोना की दूसरी लहर पहली मर्तबा 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अच्छी खबर सामने आ चुकी है और ये पहली बार हुआ है कि 24 घंटों के दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है। कोरोना के घुटनज़दा माहौल में ठंडी हवा का झोंका है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसके केसेस भी बढ़ रहे थे। अमवात का सिलसिला भी जारी था। कसीर तादाद में लोग थे जो कि वेंटिलेटर्स पर थे और अब काफ़ी दिनों काफ़ी हफ्तों के बाद एक अच्छी खबर शहर लाहौर के बासियों के लिए कि पिछले 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई, जबकि पॉजिटिव केसेस की तादाद पहले की तरह ही बड़ी है। लेकिन अमवात का जो सिलसिला पिछले कई रोज से जारी था वो अब रुक चुका है। पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी, यकीनन लाहौर के बासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि पिछले 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है इसके दौरान जो है वो जो केसेस हैं वो तो बदस्तूर जो है वो उनमें इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पहला मौका है कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कि जब कोई भी मौत नहीं हुई लाहौर में कोरोना वायरस से और किसी एक डेथ की भी तस्दीक नहीं की गई। लाहौर जो है वो डेथ के हवाले से पिछले 24 घंटे में जीरो पे रहा है। तमाम 248 नए मरीज जो है उनकी तस्दीक की गई है और इसके साथ साथ पंजाब भर में 443 नए मरीज और 11 अमवात जो है वो 24 घंटे में रिपोर्ट हुई हैं। अब तक इस वबा के दौरान लाहौर में 700 जो शहरी हैं कोरोना से मुतासर हुए। 1880 अमवात अब तक लाहौर में रिपोर्ट की है। पंजाब भर में 1,57,796 केसेज हैं अब तक और इसके साथ साथ जो है वो पंजाब भर में अब तक जो है वो 4,747 अमवात हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। सूबे में जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद हैं इस वबा के दौरान मजमूई तौर पर उनमें से 101,42,989 जो है अब वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। जाहिद चौधरी, ये बताएगा तिबी माहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है? आज तो यकीनन तौर पर अच्छी खबर सामने आई है कि कोई भी कीमती जान कोरोना की वजह से ज़ाया नहीं हुई। क्या आने वाले दिनों में भी इसी तरह की खुशखबरियां सामने आएंगी और कोरोना की शिद्दत में मजीद कमी आएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो ये एक हौसला अफजा बात है कि आज 24 घंटे के दौरान लाहौर में कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। पंजाब भर में भी 11 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। ये डेथ टोल जो है वो ये स्लाइटली नीचे आया है और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो SOPs हैं अगर शहरी इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं तो आने वाले दिनों में जो है वो लाहौर में वबा से मजीद ना सिर्फ छुटकारा मिल सकता है बल्कि ये नीचे भी आ सकती है। ये जो हालिया जो लहर है इसका जो ट्रेंड है वो और नीचे आ सकता है और ये खत्म हो सकती है। जाहिद चौधरी साहब, ये बताएगा क्या कहा जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से? क्या वजह बताई जा रही है कोरोना केसेस में कमी? क्या एहतियात किया गया या फिर मौसम की तब्दीली वजह बताई जा रही है? जी केसेस में अभी तक जो बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक जो है वो इजाफा नहीं देखने में आया। जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो शहरियों की जानिब से की जा रही है, जो अब तक SOPs अडॉप्ट किए गए, अब किसी हद तक जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को जितना एक मॉनिटर किया गया शहरियों की जानिब से, इसी से जो है वो ये बेहतरी देखने में आ रही है। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर के बासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि कोरोना का पिछले 24 घंटों में कोई केस नहीं आया। पहली मर्तबा 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई है, जबकि कोरोना के घुटनज़दा माहौल में ठंडी हवा का ये झोंका है। कोरोना की दूसरी लहर है और पहली मर्तबा 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई। पॉजिटिव केसेस की तादाद में उसी तरह ही इजाफा हुआ है, लेकिन जो एक सिलसिला जारी था अमवात का वो पिछले 24 घंटे में रुक गया है। एक और अच्छी खबर सामने आ चुकी है और पंजाब को विफाक से कोरोना वैक्सीन मिल गई है। पंजाब के हिस्से में 70,000 इंजेक्शन आए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया कि रावलपिंडी से वैक्सीन की लाहौर मुंतकली का अमल जारी है। मांगा मंडी के कोल्ड चेन वेयर हाउस में वैक्सीन को मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए का बताना है
ایک اچھی خبر اور سامنے آئی ہے پنجاب کے لیے. پنجاب کو وفاق سے کرونا ویکسین مل چکی ہے. بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. بسام, کرونا کی ویکسین تو مل چکی ہے, ویکسینیشن کا عمل کب شروع کیا جائے گا؟ بالکل, جو ویکسینیشن کی منتقلی کا پروسیس ہے وہ اس وقت جاری ہے. وفاق کو جو ہے وہ وفاق نے تقریباً 5 لاکھ جو ہے وہ سائنو فارم ویکسین جو ہے جو چائنا سے منگوائی تھی, وہ وفاق کے پاس جو ہے وہ پہنچنے کے بعد صوبہ پنجاب کے لیے جو ہے وہ 70,000 کے قریب جو ویکسین ہے وہ مختص کر دی گئی ہے, اور اس کی منتقلی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. راولپنڈی سے اس ویکسین کو جو ہے وہ ای پی آئی ٹرک میں جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. لاہور میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ لاہور مانگا منڈی کے کولڈ چین ویئر ہاؤس میں جو ہے وہ ویکسین کو منتقل کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو محکمہ صحت ہے ان نے پہلے ہی جو ہے وہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہسپتالوں کے اندر جو ہیلتھ پروفیشنلز جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ویکسینیشن کی فراہمی جو ہے وہ دی جائے گی, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو باقی اسینشل سروسز پرووائڈ کرنے والے جو افراد ہیں جس طرح پولیس ہے اور دیگر جو محکمے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ویکسینیشن کی جو ہے وہ فراہمی کی جائے گی. تو اگر ہم جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو 70,000 کی جو ویکسینیشن ہے یہ کوئی بہت زیادہ ویکسینیشن تو نہیں ہے. صوبہ بھر کے لیے جو ہے وہ یہ ویکسینیشن دی گئی ہے, لیکن کیونکہ یہ پروسیس جو ہے وہ لاہور سے شروع ہونا ہے تو سب سے پہلے لاہور کے اندر جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو یہ ویکسینیشن کی فراہمی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. تو 70,000 کے قریب جو ویکسینیشن ہے وہ اس وقت راولپنڈی سے جو ہے وہ لاہور کے مانگا منڈی جو کولڈ چین ویئر ہاؤس ہے وہاں پر جو ہے وہ منتقل کی جا رہی ہے, اور محکمے کی جانب سے جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہیلتھ پروفیشنلز کو فرنٹ لائن ورکرز کو جو ہے وہ یہ ویکسینیشن کی فراہمی کو جو ہے وہ اب شروع بھی کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے بسام سلطان, بہت شکریہ آپ کا. ہائر سیکنڈری سکولز کے بعد پرائمری اور مڈل سکولز بھی کھل چکے ہیں. تعلیمی ادارے کھلنے پر بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. طلباء و طالبات کو بغیر ماسک کے اسکولز داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تعلیمی ادارے کھلنے سے 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول آئیں گے. لاہور میں 12 لاکھ سے زائد بچے اسکول آئیں گے. 50% طلباء ایک روز جبکہ 50% اگلے روز اسکول آئیں گے. ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولوں کے بعد کرونا ایس او پیز کے تحت صبح بھر کے پرائمری اور مڈل سکول بھی کھول دیے گئے. دوسرے مرحلے میں محتاط اندازے کے مطابق ملک بھر کے 2.5 کروڑ بچے سکول آئیں گے, جبکہ ضلع لاہور میں بھی 12 لاکھ سے زائد بچے سکول آئیں گے. ایک دن سکول آنے والے طلبہ کو اگلے روز چھٹی ہوگی. اساتذہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کھلنے سے طلبہ کا پڑھائی کا ٹوٹا ہوا سلسلہ ایک بار پھر سے جڑ گیا ہے, جو طلبہ کے لیے انتہائی خوش آئند ہے. بچے بالکل بلینک ہو کے آئیں گے, انہوں نے کچھ بھی جو ہے نا اسٹڈی سے موسٹلی جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں نا ان ٹچ ہی نہیں رہے ہوں گے بچے نا, لیکن ہم تو اپنی طرف سے ویسے پوری کوشش کریں گے کہ اب دوبارہ بچوں کی ریویژن کروا کے ٹیسٹ سیشن لے کے کہ جتنا ہم کور اپ کر سکیں اس کو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جتنا ٹائم ہے, چونکہ 40% جو ہے آلریڈی سلیبس کم کر دیا گیا ہے. طلباء و طالبات کا کہنا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے تھے. تعلیمی ادارے کھلنے سے وہ اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کر سکیں گے. ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کھلنے سے لاکھوں طلباء کا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچ جائے گا. تعلیمی ادارے کھلنے سے جہاں پر طلباء کو اساتذہ کی رہنمائی حاصل ہوگی, وہیں پر وہ اپنے سالانہ امتحانات کی تیاری بھی کر سکیں گے. کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42. پنجاب یونیورسٹی میں بھی تدریسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں. پہلے مرحلے میں ایم فل پی ایچ ڈی طلباء یونیورسٹی آ رہے ہیں, جبکہ پہلے اور آخری سیمسٹر کے طلباء و طالبات یونیورسٹی آ رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز میں بھی طلباء کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. یونیورسٹی آن لائن فیس ٹو فیس دونوں طریقہ تدریس جاری رکھے گی. ایم فل پی ایچ ڈی کے طلباء کو ہاسٹل میں رہائش کی اجازت مل چکی ہے. پہلے سیمسٹر اور 8ویں سیمسٹر کے طلباء کو ہاسٹل کی سہولت ملے گی. تفصیلات جان لیتے ہیں, اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکمل, ڈیٹیلز بتائیے گا اس کی. جی بالکل, پنجاب یونیورسٹی کی رونقیں بحال ہو چکی اور آج سے باقاعدہ طور پر یونیورسٹی میں تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا ہے اور فزیکل کلاسز کا آج پہلا روز ہے. اور اس حوالے سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر مختلف کلاس رومز کا دورہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر
जो कोरोना SOP से मुतल्लिक शोबाजात के सरबराहान और असातिज़ा को आगाह किया गया था, उसका भी मुआयना कर रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं, वाइस चांसलर से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें खुशी है, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि इतने अरसे के बाद एकेडमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं, असातिज़ा कराम खुश हैं, और इंशाल्लाह हम जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से SOPs दी गई हैं, उनके ऊपर प्रॉपर अमल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बच्चों को थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी मास्क उन्होंने पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को क्लासरूम के अंदर मेंटेन किया हुआ है, और हकीकत यही है कि जो क्लास टू लर्निंग है, क्लासरूम लर्निंग है, फेस टू फेस लर्निंग, फिजिकल क्लासेस जो है वो ऑनलाइन सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती। तो इसलिए बच्चे भी खुश हैं, हमारे असातिज़ा कराम भी खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हो गई हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज़ अहमद बात कर रहे थे, और उनका यही कहना है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी क्लास के तलबा का कोई तालीमी हर्ज हुआ भी है तो यूनिवर्सिटी यकीनन उनको कंपनसेट करेगी, उनकी अल्टरनेट क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा ताकि तलबा। ठीक है अकमल, बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। में एक है 3 हाफिजाबाद में, और ये लॉकडाउन के तहत कोई 5000 उनको हमने आइसोलेट किया हुआ है। वजह यह है कि इनकी फैमिलीज़ में और घर के अंदर क्योंकि इनको क्वारंटीन पीरियड, सो एवरीथिंग इज़ बीइंग फॉलोड अकॉर्डिंगली। और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लेटो पहले कर गए थे, इसका मतलब है वी वर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, जितने केसेस आ रहे थे उतने केसेस घर भी वापस जा रहे थे, अल्लाह की मेहरबानी से शफा होके उनकी। अब इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता नंबर जो है वो कम हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज खुल गई, SOPs बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं। सेक्रेटरी साहब ने पूरी हमारी टीम तैयार है। 2 दिनों के बाद बाकायदा यूनिवर्सिटी वालों के साथ सेमिनार्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ सबको बता रहे हैं कि आप लोगों ने इंश्योर किस तरह करना है कि प्रॉपर SOPs फॉलो हों। तो उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलरली प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है एक बड़ा रोबस्ट रोल प्ले कर रहा है रिगार्डिंग स्कूल्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो 8 तारीख को सिचुएशन की बाकायदा हम रिव्यू करेंगे कि स्कूल कॉलेजेस खोलने से क्या असर हुआ है, हमने आगे मज़ीद कितने लॉकडाउन्स करने हैं, ये हम इंशाल्लाह आपके साथ 8 के बाद शेयर करेंगे जब सारे हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगे सामने। वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई 5 लाख डोजेज़ जो हैं वो साइनो फार्मा जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है चाइना की, बतौर तोहफ़ा और डोनेशन चाइनीज़ हुकूमत ने पाकिस्तान के फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए भेजी। तो आपकी वसादत से मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि चाइनीज़ हमेशा हमारा दोस्त रहा है चाइना, और हमेशा इस मसले के अंदर उन्होंने पहल की। तो जो पहली कंसाइनमेंट है वो इस्लामाबाद पहुँच गई है, और इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट ने NCOC के तहत एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में अकॉर्डिंग टू द हेल्थ वर्कर्स विच हैव बीन रजिस्टर्ड, जितने हमने हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर किए हैं उसके मुताबिक उन्होंने वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह आज शाम को, कल सुबह तक हम कलेक्ट कर लेंगे। बुध वाले दिन फॉर्मली पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं NCOC की मीटिंग से आ रही हूँ, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि बुध वाले दिन फॉर्मली सारे चीफ मिनिस्टर्स वर्चुअल तरीके से जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके बारे में वो एक दफ़ा हम इंशाल्लाह वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। और ये यहाँ नहीं ख़त्म होगी। जो सबसे खुशखबरी है वो ये है कि एस्ट्राजेनेका से 170 मिलियन यानी 17 मिलियन वैक्सीन जो है वो कोवैक्स ने पाकिस्तान के लिए प्रोक्योर कर ली है, और वो इंशाल्लाह इस महीने और फर्स्ट वीक में से आना शुरू हो जाएगी मुसलसल। तो हमारा जो क्राइटेरिया है, जो अभी मैं आई वुड रिक्वेस्ट कैप्टन उस्मान साहब को कि ये आपको ज़रा जो हमने सारा अरेंजमेंट किया उसकी 5 मिनट में डिटेल बता देंगे कि NCOC की जो टीम आई थी उसने बहुत आगे अप्रिशिएट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपना तरीका, अपनी जो स्टोरेज का काम है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का और लगाने का वो बहुत। तो मैं ओवर टू उस्मान फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई गेट बैक टू यू।
अच्छा चलो थैंक यू मैडम। हमने जी पंजाब के अंदर 189 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स अभी तक बनाए हैं और इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को हमने इक्विप किया है ताकि हमारी जितने भी लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो उनका डिजिटल रिकॉर्ड जो है इसके ऊपर रखा जा सके। अभी तक हमने जो हमारी डेफिनेशन थी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की उस डेफिनेशन के मुताबिक लगभग 4 लाख के करीब लोगों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। ये रजिस्ट्रेशन साथ साथ हो रही है, इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जनरल प्रैक्टिशनर्स की भी है जिन्होंने अभी रजिस्टर होना है और वो जब इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो इसमें सब्सिक्वेंटली फिर हमने अपनी ओल्ड एज पॉपुलेशंस को ऐड करना है, 65 साल से ज़ायद उम्र के लोग और फिर उसके बाद 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग इसमें ऐड होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये जो एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं इनकी लोकेशंस और इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। पूरे पंजाब में अब तक हम तकरीबन 600 से ज़ायद लोगों की 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ट्रेनिंग करा चुके हैं। 72 हमने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हुए हैं। जिस जिस ज़िले में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मज़ीद एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है उनको बनाया जाएगा और उनको इक्विप करके वहाँ से वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। फिल वक्त जो है फ़ेज़ 1 के अंदर हमारी जो इस वक्त प्रायोरिटी है, जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने आपको बताया कि हम अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे कोविड के अंदर ट्रीटमेंट किया है उनको हम इस वक्त जो वैक्सीन हमारे पास आ रही है उनको प्रायोरिटाइज़ करके हम ये वैक्सीन उनको लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सब्सिक्वेंटली जो लो प्रायोरिटी के लोग हैं उनके ऊपर फिर बाद में जब सेकंड खेप आएगी उसके अंदर उनको वैक्सीनेट करेंगे। फिल वक्त जो हमारे पास वैक्सीन आ रही है ये 17,000 लोगों के लिए काफ़ी है। इसकी सेकंड डोज जो है वो हमें 21 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी क्योंकि हमने दोबारा फिर इसकी सेकंड डोज भी इन्हीं लोगों को लगानी होगी, तो उसकी सेकंड डोज भी हमें इंशाल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। मैं इस बात के हवाले से भी लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि चूँकि इस वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज की अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। हमारे पास पंजाब के अंदर सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर ILRs अवेलेबल हैं। तमाम ज़िलों के अंदर 2,500 के करीब हमारे पास ILRs हैं और हमने अपनी कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो है और इसके साथ साथ जो इस वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसकी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं वो भी हमने लाहौर पंजाब पुलिस के साथ मिलके उसकी अरेंजमेंट भी कर ली है और इंशाल्लाह ताला इसको बहिफाजत जो है वो तमाम एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स में ला के लोगों को वहाँ पे उसके मुताबिक प्लान के मुताबिक वैक्सीनेट किया जाएगा। थैंक यू। अब जो अहम चीज़ है वो अगली बात है वो ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। वजह ये है कि आपको पता है कि कॉन्साइना चाइनीज़ के साथ हमने एक बाकायदा ट्रायल की है। ट्रायल की इस वक्त एफिकेसी के ऊपर कनाडा के अंदर बाकायदा एनालिसिस हो रहे हैं। अगले 2 हफ्ते के अंदर हमारे पास नताइज आ जाएंगे और ये आपको मैंने पहले बताया है ये साइनोफार्मा से आई है। एस्ट्राजेनेका वाले जो हैं वो 170 मिलियन देंगे हमें, हर मरतबा 17 मिलियन देंगे और ये पहली देंगे। दे आर कमिटेड टू गिव इट टू फॉर द 20% ऑफ पॉपुलेशन। 20% पॉपुलेशन के लिए फ्री वैक्सीन कोवैक्स ने देनी है। कोवैक्स बेसिकली कोलैबोरेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, गावी का, जो पहले भी वैक्सीनेशन में हेल्प करते रहते हैं। वो सारे उन मुल्कों के लिए जो जैसे हमारे मुल्क हैं उनके लिए वो परचेज करके बाकायदा वो तो दे ऑलरेडी, वो तो आपने ट्वीट भी पढ़ी होगी, खबर भी लगी हुई है असद उमर साहब। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। जल्द वैक्सीनेशन का गिलगित बल्तिस्तान के बारे में शोर मचा हुआ था तो मैं आपको क्लियर करती जाऊं। 55 सीटें गिलगित बल्तिस्तान की उसी तरीके से हैं, सिर्फ ये है कि अपने सारे मेडिकल कॉलेजेस में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट की हैं ताकि सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उनकी सीटें हों। 2 सीटों की कमी इसलिए आ रही है कि शेख जायद ने उनको 4 सीटें देनी थी कोटे के मुताबिक, क्योंकि अब वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने उनको 2 सीटें दी है। हमारी तरफ से अभी तक बिल्कुल कोई कमी नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर, सिंध के रिजर्व सीट्स फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स उसी तरीके से सारी मेडिकल कॉलेज की सीट्स मौजूद हैं। तो ये जो अफवाहें उड़ती हैं कि जी सीटें कम कर दी हैं, तो मैं आपको पूरी तसल्ली दे दूं कि कोई सीट कम नहीं हुई। ये भी बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान की कोई सीट कम नहीं हुई। हमने कहीं किसी की सीट कम नहीं की, सिर्फ एडजस्टमेंट इस वजह से हुई है कि शेख जायद मेडिकल कॉलेज जो है वो अब आपको पता है कि इट हैज़ गॉन टू दी फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट के पास होने की वजह से हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि हमने वहाँ से उनका कोटा कम करके अपने कॉलेजेस के अंदर कोटा बढ़ा दिया है। तो इसी तरह से ये तो सब अपने स्टूडेंट्स को भी तसल्ली होनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज की कोई सीट कम नहीं हुई। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बड़े भाई वाला रोल है ना वो हम प्ले करें उसी तरीके से। अभी तक हमारे पास 3 मेडिकल कॉलेजेस की तादाद हम अभी भी बाहर के
सूबों से लेके उनको रिजर्व सीट्स और कोटा सीट्स दें। इसके साथ मैं सबसे आखिर में वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहजा की। रिटायर्ड वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद को पेंशन न देने के मामले पर कुछ बात करें तो गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने हुक्म अदूली पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को बतौर चांसलर 17 फरवरी को तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, क्या डिटेल्स हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वाइस चांसलर GCU फैसलाबाद डॉक्टर नूरीन अजीज़ कुरैशी को पेंशन की रकम ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर हुक्म अदूली पर गवर्नर पंजाब को बतौर चांसलर यूनिवर्सिटीज़ तलब कर लिया है और अदालत ने गवर्नर पंजाब को बतौर चांसलर 27 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने डॉक्टर नूरीन अजीज़ कुरैशी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की है और दरख्वास्त गुजार की जानब से हाफिज़ तारिक नसीम एडवोकेट पेश हुए हैं और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दरख्वास्त गुजार खातून जो है वो रिटायर हो चुकी हैं लेकिन उनको पेंशन की अदायगी नहीं की जा रही। दरख्वास्त गुजार जो हैं उन्होंने पेंशन की वाजबात के लिए गवर्नर पंजाब को बतौर चांसलर दरख्वास्त भी दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिस पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को इस दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया। लेकिन अभी तक गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। इस्तदा की गई कि गवर्नर पंजाब को बतौर चांसलर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत में सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए मज़ीद मोहलत की इस्तदा की, जिस पर दरख्वास्त गुजार वकील का कहना था कि वो पहले भी कई मरतबा मोहलत ले चुके हैं, जिस पर अदालत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को बतौर चांसलर 27 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है और ये भी हुक्म दिया है कि अगर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हो जाए तो गवर्नर पंजाब को बतौर चांसलर। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। कोर्ट में पेंशन मामले में अदालती हुक्म अदूली केस है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बतौर चांसलर 17 फरवरी को तलब कर लिए गए हैं। ज़ाती हैसियत में तलबी की सदा कोई चारा नहीं, अदालत की जानिब से कहा गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने केस की समाअत की है और दरख्वास्त गुजार खातून 2015 में रिटायर्ड हुई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पेंशन की अदायगी न होने पर चांसलर को दरख्वास्त दी। क्या पंजाब में तब्दीली आई? पंजाब हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर अवामी राय लेगी और अवामी राय लेने के लिए अवामी खजाने से ही 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस हवाले से फैसला किया गया है। क्या पंजाब में तब्दीली आई है? पंजाब हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर अवामी राय लेगी। अवामी राय लेने के लिए खजाने से 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हुकूमत 9 करोड़ खर्च करके अवाम से कारकर्दगी पर राय लेगी। अपडेट्स लेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा अवामी राय जानने के लिए इतना ज़्यादा बजट क्यों खर्च किया जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से एक समरी ऐवान वज़ीर को अरसाल की गई कि जो अवामी राय जानने के लिए एक प्लान किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसके लिए हुकूमत पंजाब 9 करोड़ रुपए का बजट रिलीज़ करे। तो इसमें अब जो अवामी राय ली जाएगी उसमें देखा जाएगा कि क्या मौजूदा हुकूमत और हुकूमत में आवाम उनकी सर्विसेज पर वो मुत्तफिक हैं, क्या उनमें मज़ीद राय या इस्लाह की ज़रूरत है या उसमें मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ लाई जाएँ। तो इस हवाले से ये अवामी राय ली जाएगी, क्या मौजूदा हुकूमत दौर हुकूमत में उनको सहूलियात मैसर आ सकें जो रोज़मर्रा की सहूलियात दी जा रही हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से। तो इस पर यह रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अहम बात यह है कि इसी रिपोर्ट को बनाने के लिए हुकूमत पंजाब अवामी राय पर जो अवामी ख़जाने से 9 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी खर्च करेगी ताकि आवाम की राय जान सके कि हुकूमत पंजाब किस तरह का काम कर रही है। तो इस पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का कहना है क्योंकि जब ये रिपोर्ट बनाई जाएगी तो उसमें एक स्टाफ की ज़रूरत होती है और वो स्टाफ PITB बोर्ड के साथ काम कर रहा है और उनके लिए ये अखराजात हैं तो उसके सैलरी के अखराजात और दीगर इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ होगा वो तमाम तरह अखराजात इसमें शामिल हैं। और ये ना सिर्फ मौजूदा दौर हुकूमत में बल्कि साबिक दौर हुकूमत में भी इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो बना के हुकूमत पंजाब को अरसाल की जाती थी और इस पर मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की गई जिस पर अवामी राय में ये था। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करें कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करने के मामले पर। तो LDA ने कब्ज़ा माफिया से कब्ज़ा छुड़वाने के लिए रिटायर्ड फौजी भर्ती करने का फैसला कर लिया है। इन्फोर्समेंट 2 हिस्सों में तकसीम होगी। दोनों सेक्शन की सरबराही अलहदा डिप्टी डायरेक्टर्स करेंगे। पुलिस की भी इजाफी नफरी मांगी जाएगी जबकि वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। आइंदा गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली जाएगी।
آپ کو بتاتے چلیں کہ انفورسمنٹ 2 حصوں میں تقسیم کی جائے گی۔ درے نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی درے۔ ایریا میں تجاوزات اور قبضہ مافیا کے ساتھ نمٹنے کے لیے اب ایل ڈی اے نے ایک بھرپور ٹھوس حکمت عملی اپنائی ہے۔ اب ایل ڈی اے میں ریٹائرڈ فوجی افسران، فوجی جوان بھرتی ہوں گے جو انفورسمنٹ میں اپنی خدمات انجام دیں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو پراپر بنا کر اس کی ری ڈیزائننگ کی جائے گی، اس کا آرگنینوگرام جو ہے وہ چینج کیا جائے گا، اس کے اندر مزید جو ہے وہ سلاٹس رکھی جائیں گی افسران کی، مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے باقاعدہ ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا جس کو آئندہ گورننگ باڈی سے منظور کرایا جائے گا۔ فکسڈ اور اسپیشل پے پیکج کے تحت ڈائریکٹر انفورسمنٹ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کرائٹیریا تجویز کیا گیا، 2 لاکھ روپے ماہانہ سیلری ہوگی۔ اسی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر بھرتی کیے جائیں گے، وہ بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی اسپیشل کرائٹیریا مقرر کیا گیا، 1.5 لاکھ روپے ماہانہ فکس سیلری ان کی بھی تجویز کی گئی ہے۔ اسی طرح انفورسمنٹ آفیسر اور زونل انفورسمنٹ کا جو عملہ ہوگا وہ بھی بھرتی ہوں گے۔ زونل جو انفورسمنٹ کا عملہ ہوگا اس میں ریٹائرڈ فوجی جو صاحبان ہیں، جس میں ایکس آرمی مین ہیں، سپاہی ہیں، وہ بھرتی ہوں گے اور اس حوالے سے ان کو جو ہے تجویز کیا گیا ہے۔ تمام تر ری آرگنائز کر کے نیا ڈائریکٹریٹ بنا کے ڈائریکٹر کے نیچے 2 ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں گے جو سیکشن 1 سیکشن 2 کو مانیٹر کریں گے۔ نیچے ٹھیک ہے درے، بہت شکریہ آپ کا۔ منافع کا لالچ دے کر شہریوں کو لوٹنے کا نیا فراڈ منظر عام پر آ گیا۔ نیو لاسانی آئل ٹریڈز چکس اینڈ چکن کے سی ای او انیس الرحمان کے خلاف متاثرین کا نیب آفس کے باہر احتجاج۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ متاثرین کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ منافع کا لالچ دے کر شہریوں کو لوٹنے کا نیا فراڈ منظر عام پر آ چکا ہے اور متاثرین کی جانب سے نیب آفس کے باہر یہ احتجاج کیا گیا۔ نیو لاسانی آئل ٹریڈز چکس اینڈ چکن کے سی ای او انیس الرحمان کے خلاف متاثرین نے نیب آفس کے باہر احتجاج کیا۔ متاثرین کے کیا مطالبات تھے اور یہ معاملہ کیا ہے، جانیں گے ساؤتھ برڈ سے۔ جی ساؤتھ بتائیے گا۔ لاسانی آئل اینڈ چک سیل سینٹر کے خلاف جو متاثرین ہیں وہ نیب لاہور کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ مبینہ طور پر اربوں روپے کا فراڈ کیا گیا ہے۔ کیسے یہ فراڈ ہوا متاثرین سے جانتے ہیں۔ کیا کیس ہے جی آپ کا، کیسے یہ اربوں روپے کا آپ کا نقصان ہوا، آپ نے کہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی، کون سے بندوں کے خلاف احتجاج کرے اور نیب سے کیا اپیل کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ انیس الرحمان ہے، اس نے ایک کمپنی ولد عبد الرحمان ایک کمپنی کھول رکھی تھی جس کا نام نیو لسانی چکن اینڈ چکس اور نیو لسانی آئل ٹریڈرز کے نام سے اس نے اپنی ایک کمپنی بنا رکھی تھی۔ گلبرگ صدیق سینٹر میں اس کا آفس تھا جو کہ 25 جنوری کو بند ہو چکا ہے۔ اور یہ میرا خیال کہہ رہے تھے کہ ہم اس کمپنی کو تقریباً کوئی 2-3-4 ماہ سے جانتے ہیں۔ اس بندے نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ورک کیا ہے۔ اس نے کہا جی میں روزگار اسکیم لے کے آیا ہوں تو آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو پیسہ ملے گا، آپ کو کاروبار چل جائے گا، رزق روٹی آ جائے گی، بچوں کی خوشی آ جائے گی۔ تو یہ میرے سامنے میرے دوست ہیں، یہ پورے پاکستان سے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی اٹک سے آیا ہے، کوئی کے پی کی سے آیا ہے، مردان سے آئے ہیں، بہاولپور سے، ملتان سے، رحیم یار خان سے۔ یہ آل پاکستان یتیم مسکین غریب فارمرز ہیں جو جن کا پیسہ 80 ارب روپے کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ لوٹا گیا۔ اس میں ہمارے 2 بھائی اس سانے کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ ان یتیموں کا کیا ہوگا، ان بیووں کا کیا ہوگا۔ اس میں ہماری شاید لیڈیز بھی آئی ہوئی ہیں جو اس متاثر ضد میں آ چکی ہیں، جو فراڈ کی ضد میں۔ تو سر ہم نے حکومت وقت سے اپیل کر دی ہے۔ نیب کو اپنے اپلیکیشن جمع کروائی ہے، نیب نے آپ کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ جی الحمدللہ ہم نیب کے آفس کے ہی باہر جو کھڑے ہیں، نیب کے آفس نے ہمارے جو ادارہ ہے اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے اور ہم نے پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا اور ہمارے جو یہ فارمر ہیں انہوں نے جا کے اپلیکیشن دی ہے۔ تو نیب نے الحمدللہ جب یہ اپنے گھروں سے نکل کے آئے تھے تو انہوں نے ڈی جی نیب جناب چیئرمین جوید صاحب کے اوپر بہت یقین رکھا، وزیر اعظم عمران خان کے اوپر یقین رکھ کے اور وزیر داخلہ شیخ رشید کے اوپر یقین رکھا کہ ہم انشاءاللہ جائیں گے، ہماری سنی جائے گی۔ تو نیب نے، پنجاب پولیس نے الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے ساؤتھ برڈ، بہت شکریہ آپ کا۔
लेस्को GSO सर्कल में अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से 2 लाख मीटर्स की ट्रांसमिशन लाइन और डॉग कंडक्टर चोरी करवा दिया गया। आपको बताते चलें कि मुलाजमीन और अफसरान की मिली भगत है जिससे 2 लाख मीटर से ज़ायद ट्रांसमिशन लाइन का डॉग कंडक्टर चोरी करवा दिया गया है। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद, ट्रांसमिशन लाइन से कितनी मालियत की तार चोरी की गई है? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के GSO सर्कल के अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से लाखों मीटर ट्रांसमिशन लाइन चोरी होने का इंकिशाफ हुआ है और ये वे इंकिशाफ लेस्को की अपने मुरतब करता जो रिपोर्ट है उसमें किया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 66 kV की जितना ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको 132 kV पर मुंतकिल किया गया और GSO सर्कल की दोनों डिवीजन जिसमें नॉर्थ और साउथ शामिल हैं इसमें ये दोनों सर्किट मौजूद थे, लेकिन 66 kV सर्किट जब उस पर बिजली का बहाव जो है वो ख़त्म कर दिया गया तो उसकी डिसमेंटलिंग की जानी थी और उसको स्टोर में जमा करवाया जाना था, लेकिन लेस्को के मुलाजमीन और ऑफिसर्स की मिली भगत से वो कंडक्टर और बरकी लाइन और ट्रांसमिशन लाइन उसी जगह पर मौजूद रही और वहाँ से चोरी होना शुरू हो गई। जो कंपनी की जानिब से रिकॉर्ड मुरतब किया गया है, जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 2,11,000 मीटर से ज़ायद जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो डॉग कंडक्टर है इसको चोरी कर लिया गया है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में बनती है और कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इस तमाम रिपोर्ट में निशानदही होने के बावजूद लेस्को की जानिब से किसी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। में दाखिला ने 4,346 जेल वार्डन की भर्ती पर पाबंदी उठाने की समरी वज़ीर आला को इरसाल की है। जेल वार्डन्स की भर्ती पर पाबंदी उठाने की समरी इरसाल कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने 4,346 जेल वार्डन्स भर्ती करने हैं, इस हवाले से इस समरी को इरसाल कर दिया गया। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इसकी? महकमा दाखिला पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को समरी भेजी है कि जो जेल वार्डन है उनकी भर्ती की इजाज़त दी जाए और जेल वार्डन की भर्ती पर जो पाबंदी है वो उठाई जाए। महकमा दाखिला ने 4,346 नए जेल वार्डन भर्ती करने का फैसला किया है और इस हवाले से जैसे वज़ीर आला पंजाब और काबीना जो है वो भर्ती पर पाबंदी उठाने की इजाज़त देगी, ये 4,346 जेल वार्डन जो है महकमा जेल जो है भर्ती करेगा। जबकि इसके साथ ही महकमा दाखिला ने ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के मुलाजमीन की भर्ती के लिए जो है भी पाबंदी उठाने की समरी जो है काबीना को इरसाल कर दिया है। 500 जो है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। नए DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। ओहदे का चार्ज संभाल लिया गया है। अपडेट्स लेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम यादगार शोधा पे मौजूद हैं और आज यहाँ पे DIG ऑपरेशन जो साबिक DIG ऑपरेशन थे अशफाक खान और उनके साथ साथ नए तैनात होने वाले जो साजिद कियानी DIG ऑपरेशन तैनात हुए हैं, उन्होंने शोधा की जो यादगार है उसके ऊपर हाज़िरी दी। इस वक्त हम बात करेंगे जो साबिक DIG ऑपरेशन अशफाक खान थे, उनसे बात करेंगे कि उनका दौर जो था उसके हवाले से उनके क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक साहब, बड़ा अच्छा दौर आपने यहाँ पे लाहौर में गुजारा और लाहौर जो है वो हमेशा आप चाहेंगे अब नए आने वाले ऑफिसर्स के लिए और लाहौर की आवाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं 2 दफ़ा DIG ऑपरेशंस लाहौर रहा हूँ और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा 2 साल मुझे हो गए लाहौर में, बीच में 6 महीने में IG ऑफिस में भी रहा हूँ, 2 टेन्योर्स हैं मेरी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन दिनों में जितना अरसा मैं यहाँ पे रहा, ना सिर्फ लाहौर पुलिस के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूशंस कर सका बल्कि लाहौर के जो शहरी हैं उनके लिए काम कर सका, कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट कर सका, लॉ एंड ऑर्डर की अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे लाए। 2 मुहर्रम हमने कराए, कई क्रिकेट मैचेस कराए। जब मेरी पहली टेन्योर हुई थी तो हमने 10 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट लाहौर में बहाल हुई थी, वो भी एक हम समझते हैं कि अच्छी बात थी। एंटी राइट यूनिट हमारा पहले सिर्फ एक हमारे बहुत अच्छा यूनिट है और लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए बहुत ही कामयाब यूनिट है। उसके लिए हमने अब ना सिर्फ एक ARF हमने हेडक्वार्टर बना दिए बल्कि उसकी डुप्लीकेट तमाम पुलिस स्टेशंस में भी एंटी राइट फोर्स की प्लाटून्स बना दी हैं। इशफाक साहब, साजिद साहब, लाहौर में पहली पोस्टिंग आपकी, तो बताइएगा कि क्या एम लेकर आए और आवाम की खिदमत के लिए क्या आपने पॉलिसीज़ जो हैं उसको बनाएंगे। आपका इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।